मीर वहीद एंड टुडे आई विल डिस्कस विद यू द टुडेज टेस्ट। जो आज का टेस्ट था आज उसका हम डिस्कस करेंगे, उसके एनालिसिस मैं लेकर आया हूँ, किस तरीके से टेस्ट को कर रहा था, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, कहाँ से आए थे, ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी अगर आपने टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया, फुल लेंगे टेस्ट सीरीज़ हैं जेके एसएसबी के लिए, एफए के लिए, आप टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। 199 में आपको 10 टेस्ट मिलेंगे। इसमें से आपको 6 टेस्ट आपको मिल जाएंगे स्टैटिक पोर्शन में जो आपका सिलेबस में है, और 4 टेस्ट आपको करंट अफेयर पे ही मिल जाएगा। सीधा करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे, बराबर 120 मार्क क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के होंगे। फिर देखेंगे आपको करंट अफेयर कितनी कमांड है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस टेस्ट को फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो एनालिसिस है, आपको डब्ल्यूएस एकेडमी क्या करना है, डाउनलोड करना है गूगल स्टोर से। ठीक है, जब आप डब्ल्यूएस एकेडमी को डाउनलोड करोगे गूगल स्टोर से, उसके बाद आप होम स्क्रीन पे आ जाओगे। होम स्क्रीन के बाद आपको लिंक्स वहाँ पे देखने को मिलेगा, और वहाँ पर आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, और विथ फुल डिटेल डिस्कशन। इसका जीएस, साइंस और इकोनॉमिक्स का डिस्कशन मैं करूँगा, और साइंस का और बाकी जो है आमिर सर जो है मैथ्स रीजनिंग का डिस्कशन करेगा। ठीक, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको जो पहले जो आपको आ जाएगा जीएस एंड साइंस जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। ठीक, एक सेकंड। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक सेकंड, ये हो गया अकाउंटेंसी आपका। हाँ ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर करना क्या था आपको। ये टेस्ट सबसे पहले आपको है द इक्वेशन ऑफ मोशन वाज गिवन बाय। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये किसके बराबर होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जनरली ये साइंस से आपको आया हुआ है, मोशन वाले चैप्टर से। आप क्या पढ़ते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन अगर आपको याद होगा कि आपको इसमें क्या पढ़ना था, इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपको याद रखनी। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। एक होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बोलता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा है, ये आपको ऑर्डर में याद रखना है। फर्स्ट होता है v, u, v और a और t। इसमें मुझे बताओ इसमें क्या क्या आपको देखने को मिला है। एक आपके पास वेलोसिटी होती है, मतलब u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम। मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का ही मतलब होता है। ये वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन और t टाइम होता है। तो जब आप ऑप्शंस देखते हो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, जिसमें एक तो वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगा, एक तो टाइम आपको देखने को मिलेगा, एक आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था जो आपको डिस्कस करना था। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही है जो मेरा कहने का मतलब था। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था साइंस का। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने दिया था, मैंने आपको दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से मैंने क्वेश्चन दिया था। अब क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिया हुआ है, बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पर। ठीक है, व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर रिसीव ए बैकवर्ड जर्क। जब बैकवर्ड जर्क हो या फॉरवर्ड जर्क हो, वो क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। वो मैंने आपको डिटेल में बताया था। दूसरा आपको पढ़ना है, ठीक है, कैचिंग ए बॉल, जब आपको बॉल को कैच करते हो, ठीक है, तो ये आपका हो गया इम्पल्स बन जाता है ये। ठीक है, और उसके बाद जब साइकिल को आप पाइडल करते हो, ये भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर द लॉन्चिंग ऑफ ए रॉकेट, जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, ये क्या होता है, ये एग्जाम्पल है किसका, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। मतलब आपको तो पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से दिया, मैंने एग्जाम्पल से मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, वो आपको पता ही है। ठीक है, इस तरीके से। और ये पता भी होना चाहिए ये वाला ऑप्शन फिर किसके लिए ठीक है, ये वाला ऑप्शन फिर किसके लिए ठीक है, और जो बाकी 3 ऑप्शंस होते हैं ये किसके लिए ठीक है, तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस तरीके से है। क्वेश्चन है आपका सिलेबस में है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर आपको दिया है, फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट कैसे फ्लो करता है, किस टर्मिनल से किस टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो करता है। ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन टॉपिक हो गया। लेकिन जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो कहां से कहां तक करते हैं, किस टर्मिनल से किस टर्मिनल तक। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होता है, देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होता है इनके डायरेक्शन, और यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होता है, फ्लो ऑफ करंट अलग होता है। तो यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज क्या होती है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपको याद रखना है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या था, दैट मींस ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आया था, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। लीव्स से टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स तक, ये नहीं कि रूट से प्लांट्स तक नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं
ये प्लांट एक है आपके पास, ये इसके लीव्स होते हैं, ठीक है। लीव से कहाँ तक, रूट्स की तरफ। तो लीव से क्या आता है, मटेरियल आता है। लीव से क्या करता है, लीव से थ्रू डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स, फिर ब्रांच में जाता है, स्टेम में जाता है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में जाता है। उस मोमेंट को आप क्या बोलते हो, उसको आप नाम देते हो ट्रांसलोकेशन। अगर आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसलोकेशन। फिर ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है, ये लीव्स के थ्रू जब लॉस ऑफ वाटर होता है उसको ट्रांसपायरेशन बोला जाता है। गटेशन एक अलग सा प्रोसेस होता है, तो याद रखना इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ये किस में था, आपको ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर जो है साइंस में, उससे क्वेश्चन था। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वियना कन्वेंशन ऑफ एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, दैट मींस वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये किसके साथ रिलेटेड है, ओजोन लेयर के साथ रिलेटेड है। दैट मींस जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करना, ओजोन होल को प्रोटेक्ट करना, ओजोन होल को बचाना, ठीक है। जो ओजोन होल होता है उसको प्रोटेक्ट करना, दैट मींस ये किसका होता है, ये वियना कन्वेंशन होता है, ये आपको याद रखना है, वियना, ठीक है। वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। कम्बैट क्लाइमेट चेंज ये अलग एक होता है, कम्बैट डेजर्टिफिकेशन होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है, ये अलग एक प्रॉब्लम होती है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये सस्टेनेबल गोल्स का एक अलग सा कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपका चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक होता है कन्वेंशन होता है, दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल होता है। कन्वेंशन वाला क्या होता है आपको याद रखना है, ठीक है। कन्वेंशन होता है नॉन रिन्यूएबल, जो आप रिन्यू नहीं कर सकते। टाइडल एनर्जी मतलब ये वाटर की बात करें, वो तो रिन्यूएबल होता है, जो आप बार बार यूज कर सकते हो, जो काफी टाइम तक, फुल लाइफ तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ की हीट जो होती है वो कंटिन्यूसली आपको मिलेगी। सोलर एनर्जी, सनलाइट तो कंटिन्यूसली आपको मिलेगा। मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसका ऑप्शन जो बना फिर बायोमास बना। बायोमास क्या होता है, ये नॉन रिन्यूएबल होता है, जिसको आप कन्वेंशनल भी बोलते हो। और मैंने कल, अगर आपका कल का लेक्चर आपने सोर्स ऑफ एनर्जी सुना होगा, मैंने यूट्यूब पे आपको कल भी पढ़ाया हुआ है ये लेक्चर। उसके बाद जो होता है द सन गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग, ये भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी से ही टॉपिक है, क्योंकि एक अलग सा यूनिट है, एक बड़ा सा यूनिट है सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, सन के बारे में पढ़ना पड़ता है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ता है, क्योंकि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो भी पढ़ना होता है। तो सन जो होता है वो आपको न्यूक्लियर एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी का पढ़ना है, न्यूक्लियर एनर्जी, फिर न्यूक्लियर फिशन पढ़ना होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ना होता है, फिर वहां पर सन के बारे में पढ़ना होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर्स आने वाले हैं, जो मैंने कल से स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू हम करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा। तो सन जो होता है ये कहां से एनर्जी लेता है, आपको याद रखना है। सन जो होता है गेट्स इट्स एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है, स्मॉलर पार्टिकल जो है, स्मॉलर एटम जो होते हैं, ये फ्यूज हो जाते हैं और एक लार्जर बन जाता है, इसको बोलते हैं फ्यूजन। फिशन किसको बोलते हैं, फिशन होता है जो लार्जर होता है, ये ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर में, इसको बोलते हैं फिशन प्रोसेस, इसको बोलते हैं फिशन। एटॉमिक, एटम बम जो होता है वो किस पे होता है, आपको बोला एटम बम वर्क्स ऑन द, वो फिशन प्रोसेस पे होता है, क्योंकि वो फट जाता है। और सन जो एनर्जी ये करता है, आपको बोलता है वो होता है, क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और दूसरा याद रखना हाइड्रोजन बम जो होता है, एक मैंने एटॉमिक बम बोला, यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक तो होता है एटॉमिक बम, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक होता है एटॉमिक बम, एक होता है हाइड्रोजन बम, ठीक है। एटॉमिक बम जो होता है याद रखना ये होता है किस पे, ये न्यूक्लियर फिशन पे होता है, FISSION फिशन पे होता है। और हाइड्रोजन बम जो होता है ये फ्यूजन पे होता है, याद रखना, ठीक है। और सन जो एक्वायर करता है एनर्जी वो कहां से, न्यूक्लियर फ्यूजन से, ये याद रखना था, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, ए सेट ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आपको बताना नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल पहले पता आपको चलना चाहिए, रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन आपको पता चलनी चाहिए ना, क्योंकि हम जब क्लासिफाई करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी को, हम दो क्लासिफाई करते हैं, एक होता है कन्वेंशनल, दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल को बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल को बोला जाता है रिन्यूएबल, जो आप रिन्यू कर सकते हो, बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पता है क्या नेचुरल गैस होता है रिन्यूएबल, बिल्कुल ये रिन्यूएबल नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन खत्म हो जाए, ये नहीं आएगा। क्या कोल रिन्यूएबल होता है, कोल भी नहीं होता, तो ये भी आप एलिमिनेट करोगे। क्या आपके पास पेट्रोलियम रिन्यूएबल होता है, बिल्कुल पेट्रोलियम रिन्यूएबल नहीं होता, ये नॉन रिन्यूएबल होता है। दैट मींस तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ऑटोमेटिकली, फिर क्या बनेगा आपको, ये वाला बनेगा आपको, जो आपका करेक्ट बन जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ रही है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, एनालिसिस इसी को बोला जाता है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। यूट्रॉफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया होगा, इकोलॉजी एनवायरनमेंट का टॉपिक है ये, मैंने, क्योंकि इकोलॉजी एनवायरनमेंट मतलब जीएस में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यूट्रॉफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो आपके पास जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं, वो लेक्स में चले जाते हैं। जब लेक्स में चले जाते हैं वहाँ पर लेक्स में एल्गी ग्रोथ होती है। एल्गी ग्रोथ जब होती है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट जो फास्फोरस और सल्फेट जो होता है
ठीक है, या नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है वो किस में चला जाता है, पानी के अंदर, और उस पानी में क्या होता है, एल्गीज डेवलप होती है। जब एल्गी डेवलप होती है उसको बोलते हैं अलगल ब्लूम, रेड टाइड जिसको बोला जाता है, अलगल ब्लूम उसको बोला जाता है, या रेड टाइड भी उसको बोला जाता है, रेड टाइड भी उसको बोला जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको नाइट्रोजन फास्फोरस की वजह से होता है, ना कि बैक्टीरिया इनकी वजह से होता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। यूट्रोफिकेशन एक हॉट टॉपिक माना जाता है। एक और मैंने आपको पढ़ाया था इकोलॉजी एनवायरनमेंट पे, मैंने आपको, क्योंकि आपको सिलेबस में दिया है इकोलॉजी एनवायरनमेंट, डिटेल में आपको पढ़ना है, मैंने आपको इकोटोन, इकोटार्ड, इकोलॉजिकल निश ये सब कुछ बोला था। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट आल्सो इट्स फंक्शन रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिर्फ वो जगह ही ऑक्यूपाई नहीं करता है, फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई ही नहीं करता है, लेकिन उसकी वो अपना फंक्शनल रोल भी वहाँ पर परफॉर्म करता है उसी प्लेस पे। मतलब वो अपना रिप्रोडक्शन करता है, किस तरीके से रहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, वो सब कुछ जो है एक अपनी लोकेशन पे जो होता है एक ऑर्गेनिज्म जो करता है, जो फिजिकल स्पेस पे ऑक्यूपाई करता है, उसको आप क्या नाम देते हैं? क्या वो इकोटोन होता है? बिल्कुल इकोटोन नहीं होता है। इकोटोन एक ट्रांजिशन जोन होता है दो कम्युनिटीज। सपोज ये ग्रास वाली कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, इसका जो बीच वाला जो है ये बन जाएगा इकोटोन, एक ट्रांजिशन होता है। एक और हैबिटेट क्या होता है? ये डिवेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वहाँ का आप उसमें फंक्शन रोल हम बात नहीं करते, वहां पर सिर्फ और प्लेस बोलते हैं ऑर्गेनिज्म का। होम रेंज एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहां पर आपको याद रखें इकोलॉजिकल निश, इकोलॉजिकल निश का मतलब होता है जहां पर ऑर्गेनिज्म एक फिजिकल अपीयरेंस भी होती है, फिजिकल स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और फंक्शनल रोल भी परफॉर्म करता है। ये दो कीवर्ड्स थे यहां पर जो आपको टिक करना था। उसके बाद यहां पर एक और है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहां स्टेटमेंट रिलेट टू द फैक्टर्स इफेक्टिंग क्लाइमेट चेंज। मैंने आपको पढ़ाया होगा क्लाइमेट, अगर आपको याद होगा मैंने आपको क्लाइमेट डिटेल में पढ़ाया है। वहां पर मैंने आपको पढ़ाया मूनसून, और मूनसून को पढ़ने से पहले ये होता है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट, जिनके ऊपर क्लाइमेट डिपेंड करता है। मैंने आपको डिटेल में पढ़ा होगा। मैंने आपको लैटिट्यूड भी बोला था, मैंने आपको डिस्टेंस फ्रॉम सी भी बोला था कि दैट मीन अगर ये इंडिया है, ठीक है, अगर ये इंडिया, ये क्लाइमेट हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये वाले कोस्टल वाले रीजन जो होते हैं ये अरेबियन सी के नज़दीक है और बे ऑफ बंगाल के नज़दीक है, और ये वाला पोर्शन सेंट्रल इंडिया जो ये दूर है। दैट मीन्स जितना ये नज़दीक होगा उतना इसका इफेक्ट, सी का इफेक्ट रहेगा कोस्टल रीजन में, या ईस्ट कोस्ट पे भी और वेस्ट कोस्ट पे भी, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है। लेकिन जितना हम सी से दूर जाएंगे उतना क्या होगा, उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। मतलब समर में क्या होता है, समर में क्या होता है, ये अर्थ जो होता है, मतलब सेंट्रल इंडिया जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा हीट होता है एज कम्पेयर टू वाटर से। लेकिन विंटर में क्या होता है, ये लैंड जो होता है काफी ज्यादा कूल होता है, सेंट्रल इंडिया काफी ज्यादा कूल होता है विंटर में एज कंपेयर टू इस वाटर से। ठीक है, तो दैट मींस एक लैटिट्यूडनली भी वेरी होता है और क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सी से भी वेरी होता है। इसका मतलब क्वेश्चन आंसर जो था इसका बोथ, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट लैटिट्यूडनली भी वेरी करता है और सीजन डिस्टेंस फ्रॉम सी से भी वेरी करता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ठीक है, लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, इक्वेटर आपके पास है, ट्रॉप का कैंसर आपके पास, यहाँ पर ट्रॉप का कैप्रिकॉर्न। इंडिया जो आता है वो इक्वेटर से थोड़ा आता है, थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पर इंडिया जो है तो लाई करता है, जिससे क्या होता है, ट्रॉप का कैंसर जो होता है ये इक्वेटर को, सॉरी, इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये कौन बनेगा, करोड़पति में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार कि इंडिया को ऐसी कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आपको ट्रॉप का कैंसर जो है ये डिवाइड करता है और 7 स्टेट्स के थ्रू ये पास होता है, ये आपको पता है। ठीक है, ये इसका आंसर था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। मैंने आपको पढ़ाया होगा, मैंने आपको फिजियोग्राफी डिटेल में पढ़ाई है ना, ज्योग्राफी वाले फिजियोग्राफी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसमें मैंने क्या बोला था, माउंटेन्स के बारे में बताया था, प्लेन्स के बारे में बताया था, कोस्टल रीजन्स में बताया था मैंने आपको क्या बोलते उसको, आइलैंड्स नेशंस के बारे में बताया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है आपका, वो आपका क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर कि कोस्टल प्लेन्स की बात, लेकिन मैंने ईस्ट कोस्ट को बोला था। और मैंने आपको अगर याद होगा, मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे, मैंने आपको डिफरेंस बताया था ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बारे में, मैंने डिटेल आपको बताया था। पढ़ लेना मेरे लेक्चर्स, फिर से देख लेना अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, क्योंकि सारा कंटेंट आपको वहीं से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन की लेवल मैंने स्टैंडर्ड थोड़ा सा रखा है इसको, जिन्हें बच्चों ने किया होगा अच्छे से तो उन्होंने अच्छी तैयारी की है। फिर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप खुद देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आप कहीं से भी करो, आपके मैंने आपको सोर्स भी बोला था बुक्स का, वहां से भी करो, लेकिन क्या वो कंटेंट मैंने आपको पढ़ा है वो मैटर करता है। ये जितने भी क्वेश्चन थे ये कंटेंट मैंने आपको सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर आप नहीं बोल सकते सर हमारे पास ये कंटेंट नहीं था, बिल्कुल ये पूरा था। ये मैंने ईस्ट कोस्ट की बात की मैंने, ठीक है, और मैंने वेस्ट कोस्ट की बात, ये वेस्ट कोस्ट क्या होता है, वेस्ट कोस्ट पूरा नैरो होता है, लेकिन ईस्ट कोस्ट जो होता है ये क्या होता है, ये ब्रॉड होता है। ठीक है, क्या लिखा गया है, करेक्ट आपको बताना, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड आपको करेक्ट बताना है। इट इज ए वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड लाइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द ओशन बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इट स्ट्रेच फ्रॉम तमिलनाडु इन द साउथ
टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। दैट मीन्स डेफिनेटली आपको ये पता है ये कहाँ से, ये तमिलनाडु से स्टार्ट होता है, ये तमिलनाडु यहाँ पर होता है और कहाँ तक होता है आपको पता है, ये वेस्ट बंगाल तक होता है, ईस्ट कोस्ट, ये तो पता ही है ना। तो ये आप बता सकते हो ये क्या, ये वाइड होता है, बिल्कुल ये वाइड होता है, और ये और वाइड और ब्रॉड होता है, याद रखना ये वाइड और ब्रॉड होता है। लेकिन वेस्ट कोस्ट जो होता है वो नैरो होता है, ये एक नैरो स्ट्रिप होती है, मैंने आपको नैरो बनाया भी है, तो ये आपको याद होता है। पहला तो ठीक हो गया क्योंकि तमिलनाडु तो है यहाँ पर तमिलनाडु तो है, और फिर क्या बोलना है, और वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर आप क्या होता है आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। इसके बाद ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो जाएगा सर ये तो ईस्ट बोल रहा है वेस्ट बंगाल, बिल्कुल ईस्ट तो है वेस्ट बंगाल, क्योंकि यहां पर आप देखो ये वाला साउथ हो गया, फिर आगे आगे जाओगे ऐसे ऐसे, लेकिन वेस्ट बंगाल तो इस थोड़ा सा यहां पर है ना, तो ये तो ईस्ट बन गया ना, ईस्ट कोस्ट का ईस्ट वाला पोर्शन बन गया। उसके बाद क्या है, द रीजन रिसीव्स बोथ नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड साउथ वेस्ट मानसून, बिल्कुल एग्जैक्टली इसको दोनों मिलता है, इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून भी और नॉर्थ वेस्ट मानसून भी मिलता है। देखो ये क्वेश्चन मानसून से भी रिलेट करना है आपको, क्योंकि जब यहां से आते हैं, मैंने आपको बोला था मानसून जब आ जाता है, साउथ वेस्ट मानसून जब आता है, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है। एक कौन सा ब्रांच होता है, ये अगर अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, तो ये दो ब्रांचेस में जाता है। एक होता है अरेबियन सी ब्रांच, ये हो गया यहाँ पर, और दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ऐसे जब ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो ये वेव ऐसे जाते हैं ना, ये विंड्स ऐसे जाते हैं, कुछ पैरेलली जाते हैं यहाँ पर और कुछ यहाँ पर हिट कर लेती है। तो दैट मीन्स यहाँ पर फिर इसकी वजह से क्या होता है, इन ईस्ट कोस्ट को क्या मिलता है, यहाँ पर जब आ जाता है, और यहाँ पर अराकानियोमा माउंटेन्स होते हैं, और ये कहाँ पर चला जाता है, इन जगहों पर, और यहाँ पर बारिश देता है। ये हो गया एक। दूसरा, जब ये साउथ वेस्ट मानसून वापस आ जाता है, साउथ वेस्ट मानसून जब वापस आ जाता है इस तरीके से, ये इस तरीके से वापस मुड़ जाता है, तो ये इस तरीके से आ जाता है, फिर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठाकर लेकर जाता है, और उस टाइम क्या करता है, ईस्ट कोस्ट को ये फिर से क्या करता है, पानी दे देता है, बारिश देता था। ये आपको याद रखना है। तो ईस्ट कोस्ट जो होता है इसको बारिश मिलती है दोनों मानसून से, एक है यहां से जो गया था साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून, और जब ये वापस आ जाता है तो उस टाइम इसको ये मिलता है रेनफॉल, ये वापस मानसून वापस आ जाता है ना इस तरीके से, तो ये होता है नॉर्थ ईस्ट की वजह से भी यहाँ पर इसको पानी, यहाँ पर बारिश जो है देखने को मिलती है ईस्ट कोस्ट के साइड में, इसकी वजह से भी बारिश देखने को मिल रही है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। तो दोनों इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट, वेयर इज डनकैन, ठीक है, डनकैन पैसेज लोकेटेड। मैंने आपको पहले बोला था, मैंने आपको 10 डिग्री लाइन भी बोली थी, मैंने 8 डिग्री लाइन भी बोला था, मैंने 9 डिग्री लाइन भी बोली थी, मैंने आपको डनकन पैसेज भी बोला था, मैंने आपको मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडल सब कुछ बताया था मैंने आपको बताया कैपिटल किस अंडमान में है, ठीक है, जो पोर्ट बेलर है, ठीक है, पोर्ट बेलर जो है वो कहाँ पर है, ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्या डनकन पैसेज किसके बीच में होता है, साउथ और लिटिल अंडमान। दैट में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अंडमान का पार्ट है कौन सा, डनकैन पैसेज जो है, डनकन पास जो है ये पहले अंडमान में, तो अंडमान आपने क्लियर किया तो आपने लिखा ये अंडमान का पार्ट है, ठीक है, अंडमान निकोबार में नहीं, तो ये आपको कैंसिल हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद आपको पता है ये अंडमान का पार्ट है, अंडमान का पार्ट है, तो आपने बनाया ये होता है, ये ऊपर वाला हो गया अंडमान और नीचे वाला हो गया निकोबार, ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका निकोबार हो गया, ये आपका अंडमान हो गया। तो दैट मींस डनकन पैसेज यहाँ पर। अब क्वेश्चन है किस किस के बीच में, ये होता है साउथ और लिटल, यहाँ पर साउथ होता है, यहाँ पर लिटल होता है, इसके बीच में जो होता है ये आपको याद रखना है। तो दैट मीन्स आपको मैंने DSL बोला था, अगर आपने याद होगा मेरा लेक्चर देखो, मैंने सीधे DSL बोला था, डनकन पैसेज साउथ और लिटल के बीच में होता है, ये आपको याद रखना था, मैंने कोड भी बताया था वहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर कॉल्ड एज ट्विन सिटीज, किनको ट्विन सिटीज बोला जाता है। ये काफी ज्यादा बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया और पता होना चाहिए ट्विन सिटीज किनको बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये जनरली मैंने आपको बताया था, ये मैंने करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया था, जनरल एक फैक्चुअल जो होता है इंडिया का, ठीक है। तो आपको बोलना था, आपको इसको बोलता है हैदराबाद और सिकंदराबाद, आबाद वाले याद रखना, हैदराबाद और सिकंदराबाद। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द साउदर्न मोस्ट हिल रेंज। अगर आपको याद होगा मैंने जब हिल्स आपको पढ़ाया था, फिर मैंने ट्रेंगल के हिसाब से दिखाया था, जब मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया था, इंडियन ज्योग्राफी, फिर मैं ट्रेंगल्स दिखा रहा था, एक ट्रेंगल है, दूसरी ट्रेंगल है, तीसरी ट्रेंगल है, मतलब ये सपोज हिल ए है यहाँ पर, ये हिल बी है यहाँ पर, ये हिल सी है यहाँ पर, तो हिल्स का ऑर्डर होता है, ठीक है, ये हिल्स का ऑर्डर होता है जो साउथ मोस्ट। सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये कहाँ पर होता है, आपको पता है ये साउदर्न मोस्ट हिल्स है, तीनों के तीन साउदर्न मोस्ट हिल्स है, लेकिन कौन कहाँ पर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बोला था ऊपर वाला जो होता है नीलगिरी हिल्स होता है, फिर क्या होता है अन्नामलाई हिल्स होता है, अन्नामलाई मैंने बोला था, और लास्ट वाला जो होता है कार्डमम हिल्स होता है, NAC मैंने आपको बोला था, वहां पर ये कोड याद रखना था, ठीक है। तो अगर बोला जाता था बोला, और नीलगिरी हिल्स क्या होती है, एक ऐसा हिल होता है जहां पर क्या होता है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स क्या करते हैं, मीट करते हैं, ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अन्नामलाई हिल जो होता है, अन्नामुडी जो होता है, ये आपको पता हाईएस्ट पीक जो होता है अन्नामुडी, जो साउदर्न मोस्ट हिल जो होते हैं वहाँ पर जो साउथ में हिल्स होते हैं उसमें से पीक जो होता है हाईएस्ट पीक वो अन्नामलाई का हाईएस्ट पीक भी आपको याद रखना होता है। और इसका नाम क्या था, कार्डमम। मैंने क्या बोला था आपको,
ए सी, और ये आपको क्या करना था, ये इस तरीके से आपको बनाना था। तो दैट मीन सी क्या होता है, कार्डमम, ये साउदर्न मोस्ट हिल होता है इंडिया का। ठीक है, नालामाला हिल्स में मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पंचायतीयन, अगर आपने मैंने ये मेरा यूट्यूब वाला लेक्चर देखो, मैंने आपको डिटेल में उसमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया, कल्चर एंड लिटरेचर पढ़ाया था। मैंने पंचायतन का टर्म मैंने आपको बताया था, और मैंने इस पर एमसीक्यू भी करवाया था आपको कि पंचायतन का मीनिंग क्या होता है। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसका मतलब होता है टेम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाइल। याद रखना ये विलेज, क्योंकि आप पंचायत को रिलेट करोगे विलेज असेंबली के साथ, विलेज के साथ, क्योंकि शायद पंचायत विलेज में होता है ना, ये होता है टेम्पल कंस्ट्रक्शन। ये आर्ट एंड कल्चर का, ये कल्चरल हिस्ट्री आपको पता चलना चाहिए, ये इंडियन के कल्चर के क्वेश्चन आया था। देखो मैंने हर टॉपिक आपको टच किया, देखो मैंने माउंटेन को भी टच किया, आपकी फिजियोग्राफी को भी टच किया, मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर को भी यहाँ पर क्वेश्चन से निकाला हुआ है। यहाँ पर ए टेम्पल पंचायत हैज मेन श्राइन एट द सेंटर विच फॉर्म्स द बेस ऑफ द टेम्पल एंड सराउंड्स बाय 4 श्राइन्स। इट हैज आल्सो 4 सबऑर्डिनेट श्राइन्स एंड 4 कॉर्नर्स, ये आपको याद रखना था। उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें से कौन सा जम्मू एंड कश्मीर का ट्रेडिशनल थिएटर है। मैंने आपको पढ़ाया है, ये अगर आपने पढ़ा होगा यूट्यूब पे मैंने आपको पढ़ाया पूरा, मैंने जम्मू एंड कश्मीर का ये वाला पोर्शन जो पढ़ाया था आपको, फोक डांसेस जो भी था ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, मार्च मैंने बताया, बांड पत्थर मैंने पढ़ाया था आपको याद रखना, बांड पत्थर जो था जम्मू एंड कश्मीर का मैंने आपको बताया था, ट्रेडिशनल किसका, थिएटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मोहिनी एटम, दैट मीन्स ये क्लासिकल डांसेस। देखो मैंने क्लासिकल डांसेस से भी क्वेश्चन निकाले हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर का मैंने आर्ट एंड कल्चर से निकाला हुआ है, तो ये मैंने निकाला है। ये मोहिनी एटम जो है, ठीक है, मोहिनी एटम जो है ये मैंने इंडियन आर्ट एंड कल्चर से निकाला। ये जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एंड कल्चर था, ट्रेडिशनल कश्मीर वाला, ये जम्मू एंड कश्मीर का था। और नीचे वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन ये मैंने इंडियन आर्ट एंड कल्चर से निकाला था। दैट आपको पता चलना चाहिए किन किन टॉपिक्स को टच करना है। यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ मोहिनी एटम जो है ये क्लासिकल डांस है। ये क्लासिकल डांस किसका है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है क्लासिकल डांस किसका है, ये केरला का है, याद रखना। मैंने आपको पढ़ाया था कुचिपुड़ी, मैंने आपको बताया था, मोहिनी एटम मैंने आपको बताया था, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए, कौन सा कहां पर है ये आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, केरला आपको याद रखना था। ठीक, इसका मतलब आपको अब लिस्ट बनाना है, आसाम का क्लासिकल डांस कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा, उड़ीसा का कौन सा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी एट गाया सेशन। देखो मैंने आपको सेशन भी बोला, दैट मीन स्वराज पार्टी गाया सेशन में हुआ था। ठीक, गाया में हुआ था, और सेशन को बोलते हैं गाया सेशन, कब, 1922 में। 3 क्वेश्चन यहाँ पर ही बनते हैं। सबसे पहले स्वराज पार्टी कहाँ पर हुई थी, आपको बोला ये गाया एनुअल सेशन हुआ था, और मैंने बताया था आपको किस डेट को हुआ था, 1922। इसमें बताना है आपको इसका प्रेसिडेंट कौन था। दो ही लोगों का मैंने नाम बोला था आपको, एक तो मैंने बोला था मोतीलाल नेहरू, और मैंने बोला था CR दास। CR दास का मतलब होता है चित्ररंगन दास, ठीक है, चित्रांगन दास, ठीक है, रंगन दास इसको बोला जाता है, CR दास। मैंने बोला था आपको CR दास को कंफ्यूज नहीं होना मोतीलाल नेहरू और CR दास से। मुझे अपने वर्ड से याद आ रहे जो मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था आपको यूट्यूब। मैंने बोला CR दास पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये प्रेसिडेंट था, ना कि मोतीलाल था। मोतीलाल नेहरू जो है ये सेक्रेटरी था, और उसके बाद CR दास की डेथ हो गई थी। यहाँ पर मैंने CR दास नहीं लिखा है, यहाँ पर ये आपको खुद पता चलना चाहिए, दास था यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैंने आपको लिस्ट दिया था। मैंने बोला था जितने भी कांग्रेस के लीडर्स हैं पहले 5-6 का नाम याद रखना, और पहले वुमेन कौन सी प्रेसिडेंट थी, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, और पहले 5 प्रेसिडेंट कौन थे। उसमें मैंने बोला था A.O. ह्यूम का भी नाम याद रखना, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी याद रखना, दादा भाई नौरोजी कितने टाइम था वो भी याद रखना। और मैंने यहाँ से आपको क्वेश्चन बताया है कि आपका बोलना है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आपको ना बदरुद्दीन तैयब जी। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि बदरुद्दीन तैयब जी तो जो था ये कब बना हुआ है, ठीक है, आपको याद रखना कौन से ईयर, ठीक है ये आपको। और आपको बताना अब्दुल कलाम आज़ाद किस वाले कब था, इस ये डेट आपको लिखना होता है, इसको प्रिंट निकालना और इसी में नोट वैल्यू ऐड करना, इसको प्रिंट निकालना है। अगर आपके प्रिंटर है या बाहर जाना, इस PDF को प्रिंट निकालना मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, वही सर्च एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर मैं शेयर करूंगा। और इस PDF को प्रिंट करने के बाद इसी नोट, ये जो PDF आपको मिल जाएंगे ये सभी पेजेस, इसी में नोट्स को ऐड करते जाओ, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है। उसके बाद है हकीम अजमल खान का भी आपको याद रखना है, ठीक है। वेयर डिड गांधी जी स्टार्टेड साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह मैंने बोला था आपको, मैंने आपको पढ़ाया था साल्ट सत्याग्रह कब होता है, टू ब्रेक द साल्ट को ब्रेक। ये कहाँ से कहाँ तक गया था, ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था इसने, और कहाँ तक गया था, डांडी गया था, ठीक है, साबरमती से स्टार्ट किया था, डांडी गया था, दैट मीन आश्रम में इसने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह कहाँ पर स्टार्ट किया इसने, सत्याग्रह स्टार्ट बोल रहा है, ये साल्ट ब्रेक नहीं बोल रहे, बोलता है साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट। आपको बोलना है इसने कहाँ से किया था, इसने यहाँ पर डिसाइड किया साबरमती आश्रम, फिर ये डांडी चला गया साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, साल्ट देखा आपने, आप डांडी करोगे आप इसको, ठीक है। फिर डांडी मार्च किया इसने बोला मैं यहाँ से अब शुरू करता हूँ, निकल जाता हूँ।
और इनका फॉलोअर्स का भी नाम याद रखना है और कितने दिनों तक चला गया ये, पैदल चलता गया, और मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज गांधी अर्बन पैक्ट की बात करेंगे। गांधी अर्बन पैक्ट वाज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने आपको पहले पढ़ाया था, मैंने आपको 1930 मैंने बताया था, 1931 मैंने बताया था, 1932 मैंने बताया था। 30 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड में सेकंड राउंड टेबल, 31 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 32 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जब ये मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको बोला, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था, सेकंड में भी लंदन में हुआ, थर्ड में भी लंदन हुआ था। उसके बाद मैंने आपको बताया था पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है गांधी जी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन बाकी सभी मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं, हिंदू महासभा ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, दलित भी पार्टिसिपेट करते हैं, बी आर अम्बेडकर। लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, यहाँ पर एक पैक्ट होता है, गांधी और अरविंद के बीच में पैक्ट होता है। इन्होंने क्या किया होता है, ब्रिटिशर्स ने इन्होंने किया होता है, पॉलिटिकल प्रिजनर जो भी होते हैं उनको अरेस्ट किया होता है, जो भी लीडर्स होते हैं उनको अरेस्ट किया होता है। ठीक है, उनको प्रिजन में रखते हैं। ठीक है, जो इंडियन लीडर्स होते हैं, क्योंकि उस टाइम सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ होता है ना। उसके बाद क्या होता है, गांधी और अरविंद में एक पैक्ट होता है। अरविंद इसको बोलता है कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो। गांधी बोल रहा है मैं नहीं करूंगा, तो अरविंद बोल रहे हैं ठीक है, अगर आप नहीं कर मतलब गांधी बोल रहे हैं मैं एक शर्त पे करूंगा, अगर आप मेरे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को क्या करोगे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिलीज करो। वो बोल रहे बिल्कुल मैं आपको रिलीज करूंगा, एक्सेप्ट। लेकिन उनको नहीं कहता है किसको, भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु और सुखदेव को, ये तीन आपको याद है, तीन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इनको रिलीज नहीं किया जाता, उनको फिर जो है फांसी दी जाती है। ठीक है, कन्विक्ट किया जाता है इनको। और यहाँ पर जो है पैक्ट हो जाता है। अरविंद इसको बोलता है ठीक है मैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को क्या करूंगा, रिलीज करूंगा, एक्सेप्ट भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, लेकिन आप क्या करो, आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे पार्टिसिपेट करो। तो गांधी जी क्या करता है, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे पार्टिसिपेट करता है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्यों पार्टिसिपेट करता है, ये किसके साथ चला जाता है, ये सरोजिनी नायडू के साथ चला जाता है। कहां पर, सरोजिनी नायडू के साथ चला जाता है, लंदन में चला जाता है। ठीक है, लंदन में चला जाता है। ठीक, ये लंदन में चला जाता है। उसके बाद लेकिन ये क्या था यहां पर जो गांधी अरविंद पैक्ट में होता है, गांधी इसको बोल रहे हैं ठीक है मैं क्या करूंगा, जो ये रिवोल्ट चल रहा है, मतलब ये क्या चल रहा था उस टाइम के, गांधी जी ने उससे विड्रा किया। उस टाइम चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से विड्रा करता है और फिर लंदन चला जाता है। फिर जब लंदन में कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है, वो आके फिर से क्या करता है, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू करता है। फिर लेकिन ब्रिटिशर्स इसको सप्रेस करते हैं और गांधी जी इसको ऑफिशियली विड्रा करता है। इस तरीके से इन चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझना होता है। ये आपको बात समझ में आ रही है किस तरीके से चीज़ को करना होता है। इस तरीके से कंटेंट को रिवाइज करना होता है। टेस्ट सीरीज का ये मतलब होता है ना कि टेस्ट सीरीज दे दिया तो फिर सो गए, हमारे इतने मार्क्स आ गए ना। यहाँ से आपको पता भी चलना चाहिए रोल अटैक क्या था। आपको बोलना है 1919 वाला, जिसको ब्लैक लॉ भी बोला जाता है। जो ब्रिटिशर्स आ गए थे जब वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ था, वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 से लेकर 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार जो खत्म हो गया था, ब्रिटिशर्स ने क्या, तब तक ये बोलते हैं हम डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। और उसके बाद ये ब्लैक लॉ लेकर आते हैं जिसमें हीबियस कॉर्पस जो होता है, टू हैव ए बॉडी, वो सस्पेंड होता है। दैट मींस आपको अरेस्ट किया जाता है विदाउट एनी ट्रायल, आपको कोई ट्रायल नहीं दिया जाता है। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट किया हुआ था, बाइकॉट मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया आपको पता है 1942 में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने बोला डू आर डाई। ठीक है, यहां पर भी आपको याद रखना, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग प्रेजाइडेड ओवर द हिस्टोरिक लाहौर सेशन, इसमें से किसने प्रेजाइड किया था हिस्टोरिकल लाहौर सेशन में, क्योंकि लाहौर सेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस टाइम। कौन इस टाइम, एक होता है मोतीलाल नेहरू और एक होता है जवाहरलाल नेहरू, याद रखना जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या करता है, ये अपने बाप को बोलते हैं भाई आप बैठ जाओ, अब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। ठीक है, अब आपका टाइम चला गया। मतलब इस तरीके से ये बातचीत हो गई थी वहां पर कि जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू को बोलता है, ये इसको रिप्लेस करता है टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन बनता है, जवाहरलाल नेहरू। और वो कौन सा सेशन होता है, लाहौर सेशन। और इसी में क्या डिसाइड करते हैं लाहौर सेशन में डिसाइड करते हैं कि हम हर साल क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस मनाएंगे। और वो हाइस्ट करते हैं शायद रिवर रावी पे, बैंक ऑफ रिवर रावी पे क्या करते हैं, जो पहला जो है इंडिपेंडेंस डे का फ्लैग वो हाइस्ट करते हैं। और फिर वो बोलते हैं हर साल हम इसको करेंगे। आई होप ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आ रही है। इसकी कहानी पीछे पता होनी चाहिए, लाहौर सेशन था क्या एक्चुअली। और आपको याद रखना ये जवाहरलाल नेहरू था, ना कि मोतीलाल नेहरू, क्योंकि इस टाइम फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू INC का क्या बना था, ये क्या बोलते हैं सब प्रेसिडेंट बना था। मैंने ये सेशन क्यों दिया था, मैंने लाहौर सेशन को क्यों दिया था, क्योंकि लाहौर सेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। फिर उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम हर साल ये करेंगे। एक्चुअली मुझे लिंक करना था किसके साथ, वो वाला उसके साथ जो पहला उन्होंने फ्लैग जो है हाइस्ट किया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल नहीं था, आपको पता है ये किसके साथ, मुस्लिम लीग के साथ। गांधी जी आपको पता है बिल्कुल नहीं था। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू में कंफ्यूजन हो जाता, लेकिन पहले टाइम में जवाहरलाल नेहरू जो है आ गया और मोतीलाल नेहरू बैठ गया। ठीक,
इससे पहले जो था मोतीलाल नेहरू, क्योंकि मोतीलाल नेहरू था, क्योंकि जब साइमन कमीशन आया था फिर बोला गया था रिपोर्ट, एक कॉमन रिपोर्ट बना दो, सॉरी कॉमन रिपोर्ट बना लो, और जिसको बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट, और वो मोतीलाल नेहरू ने लिखा था वो रिपोर्ट, उसमें पॉइंट्स, लेकिन वो क्या हो गया, वो फेल हो गया, वो रिजेक्ट हो गया। क्यों? मोहम्मद अली जिन्ना ने तैयार नहीं था, मुस्लिम लीग ने उसको क्या किया, रिजेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, विच टाउन वाज नॉट रिलेटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। मैंने आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ाया, मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट सेंटर्स को याद रख लेना, इंपॉर्टेंट लीडर्स को याद रख लेना, और किसने कहां पर सप्रेस, और किस ब्रिटिशर ने कहां पर सप्रेस किया, ये आपको याद रखना था। मैंने आपको बोला था मेरठ, मैंने आपको अमृतसर बोला था, दिल्ली बोला था, लखनऊ बोला था, लेकिन मैंने अमृतसर का नाम बोला ही नहीं। अमृतसर जो है ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ रिलेट ही नहीं था। अमृतसर जो था ये जलियांवाला बाग मासैकर के साथ रिलेट था, जो हुआ था 1922 में, मैंने आपको बोला था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1922-23 में ये हुआ था, जब जनरल डायर ने क्या दिया था, ऑर्डर दिया था आर्मी को कि इसको, ब्रिटिश आर्मी को, कि इनको हिट फायर करो, और वहाँ पर बहुत सारे लोग मर गए, और फिर इसके ऊपर कमीशन बिठाया गया था जलियांवाला बाग मासैकर पे, और उस कमीशन को नाम दिया गया था हंटर कमीशन, और उस हंटर कमीशन में बोला गया था, फिर गांधी जी ने क्या बोला था, इसने बोला ये तो ऑफिशियल वाइट वॉश किया ब्रिटिशर्स ने हमें। तो याद रखना, मेरठ मैंने बोला था, अब आपको क्या करना है, आपको बोलना है मेरठ से कौन रिवोल्ट कर रहा था, कौन लीड कर रहा था। दिल्ली से आपको पता है कौन सा से, ठीक है, दिल्ली से आपको पता ही है कौन सा है, और लखनऊ से भी मैंने आपको बताया था कौन था। ठीक है, ये सब कुछ आपको याद रखना है, रिवोल्ट और इसके सेंटर्स। उसके बाद आगे चलते हैं, जब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं लीडर ऑफ लखनऊ ज्यूरिंग रिवोल्ट वाज। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने बोला, हाँ लखनऊ में कौन सा लीडर था। देखो मैंने इसको क्यों इंपॉर्टेंट लिया है, कौन सा, मैंने देखो मैंने प्लेसेस को सबसे पहले, पहला क्वेश्चन मैंने प्लेसेस से निकाला, रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ कौन कौन सा प्लेस एसोसिएट है। तो दैट मींस आपको जब पता होगा, मेरठ पे आपने पढ़ा होगा, दिल्ली भी पढ़ा होगा, लखनऊ, आप रिप्लेस इसको एलिमिनेट करके ऑप्शन निकाल सकते हो कि अमृतसर। मैंने रिवोल्ट ऑफ 1857 सेम क्वेश्चन निकाला, लेकिन मैंने यहां पर बोला मुझे बताओ इसके साथ लीडर कौन था, कहां से, लखनऊ से, और मैंने बोला था वहां पर लक को याद रखना, लक बेगम हजरत महल का लक अच्छा था, इस तरीके से मैंने आपको बोला था। नाना साहिब और तांत्या तोप भी मैंने बोला था। ठीक है, नाना मैंने बोला था, और तांत्या तोप मैंने बोला था। बहादुर शाह जफर जो दिल्ली से था, वो बेगम हजरत महल आपको पता है ये लखनऊ से थी। लियाकत अली भी मैंने आपको बोला था, ये आपको सब कुछ लीडर्स का मैंने बोला। एल नीनो आपको बोल रहा था मैंने एल नीनो गर्ल चाइल्ड मैंने आपको बोला था। ठीक है, गर्ल चाइल्ड। लानिना भी मैंने आपको बोला था, जो क्राइस्ट चाइल्ड इसको बोला जाता है, सी, ठीक है, सॉरी चाइल्ड बोला जाता है, क्राइस्ट चाइल्ड, क्राइस्ट इसको बोला जाता है। और ये क्यों, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 25 दिसंबर क्रिसमस डे के आसपास से आता है, इसलिए इसको बोला जाता है ये एल नीनो होता है। अब क्वेश्चन है ये एल नीनो क्या है, ये कौन सा करंट आता है, मैंने आपको डिटेल में पढ़ा होगा। एल नीनो जो होता है ये वार्म ओशन करंट होता है, और ये वार्म ओशन करंट कहाँ पर आता है, मैंने आपको बताया था, ये वार्म ओशन करंट जो है यहाँ पर आता है, इसको बोला जाता है पेरुवियन करंट। एक करंट आता है वार्म, ठीक है, वहां पर क्या होता है, ये एक्चुअली यहाँ पर एक करंट होता है जिसको बोला जाता है, जो होता है यहाँ पर कोल्ड करंट है नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन इस टाइम क्या आता है, जब एल नीनो होता है यहाँ पर क्या आता है, वार्म ओशन करंट आता है, वार्म ओशन करंट होता है। ठीक है, कहाँ पर, पीरो में। ठीक है, पीरोवियन करंट में, यहाँ पर पीरो जो होता है, ये यहाँ पर एक होता है आइल, ये होता है कोस्ट, पीरोवियन कोस्ट। ठीक है, उसमें वहां पर आ जाता है, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, आपको पढ़ लेना। ट्रॉपिकल भी मैंने बोला, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस मैंने बोला था आपको। ठीक है, सी स्टॉर्म्स भी आपको पता होता है, ओशन करंट्स भी आपको पता था। ओशन करंट्स का मतलब होता है क्या होता है, जो सरफेस वाटर जो होता है पहले, जैसे ये ओशन है, ओशन का पहले 100 मीटर्स का वाटर जो होता है, ये हॉरिजॉन्टल जब मूवमेंट दिखाता है उसको ओशन करंट बोलते हैं। फिर वार्म भी होता है और कोल्ड भी होता है, ये सारा कुछ क्लाइमेट के साथ रिलेटेड है। उसके बाद चलो फॉलोइंग मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, अगर आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, मैंने आपको पढ़ाया था क्या बोलते हैं उसको, एक तो मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाया था, हाँ रमसार कन्वेंशन, सॉरी रमसार कन्वेंशन से मैं क्वेश्चन देने वाला था, मैंने सोचा नहीं पहले मैं इससे दे दूंगा, किससे, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से। रमसार कन्वेंशन मैंने बोला था जो रमसार में, सॉरी यहाँ पर हुआ था, ईरान में हुआ था। ठीक है, रमसार ईरान में हुआ था, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, जो किसके साथ रिलेटेड था, वेटलैंड्स के साथ रिलेटेड था। ये यूपीएस में भी इंट्रो में पूछा जाता है, वेटलैंड्स के साथ रिलेटेड था। लेकिन यहाँ पर मैंने मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बोला था, ये ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा किस्में होते हैं, ऐसे वेटलैंड्स का नाम लिस्ट आता है जो थ्रेटनेड वेटलैंड्स आप बोल सकते हो, जो काफ़ी ज़्यादा खत्म होने वाले वेटलैंड्स होते हैं, तो उनको एक रिकॉर्ड रखा जाता है, क्या उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, जिनको बोला जाता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। और इसमें मैंने दो इंपॉर्टेंट बोला था। ठीक है, एक मैंने बोला था दो जो है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, दो नेशनल पार्क जो है जो किसके अंदर आ जाते हैं, या दो वेटलैंड्स मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो एक का नाम था कियोलादियो नेशनल पार्क और दूसरा था लोकटक लेक। और लोकटक लेक आपको पता है ये मणिपुर में है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है,
और कियो लादियो नेशनल पार्क भी मैंने बोला। इससे पहले भी एक था, चिल्का लेक भी था मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में। यहाँ पर कंफ्यूज, चिल्का लेक अगर आधे बच्चों ने चिल्का लेक भी क्या होगा, ये भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में था पहले, लेकिन उसके बाद ये ठीक होकर क्या आ गया, ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर आ गया। आ रही बात समझिए, आपको याद रखना है। करंटली 2 वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। करंटली अभी प्रेजेंट में कोई कौन कितने हैं, 2, ठीक है, कियोलादियो नेशनल पार्क राजस्थान में और लोकटक लेक जो कि मणिपुर में। चिल्का लेक जो था ये उड़ीसा में था, आपको पता है चिल्का लेक जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है। ये भी था मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, लेकिन उसके बाद ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर आ गया, ठीक है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में फिर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसको कंजर्वेशन जो है देखने को मिला, इसकी कंजर्वेशन की गई। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डू नॉट ऑरिजिनेट इंडिया, कौन सा रिवर इंडिया में ऑरिजिन, मैंने आपको पहले बताया गोदावरी यमुना, तो ये तो आपको पता है गोदावरी और यमुना कहां कहां से है। यमुना तो यहां से आ जाता है, यमुना तो यहां से, गोदावरी तो आपको पता ही है यहां से आ जाता है। और मैंने आपको बताया ब्रह्मपुत्र तो यहां से आके फिर इंडिया में घुस जाता है। और गंगा पता है आपको, गंगोत्री, गोदावरी भी आपको पता है, यमुना भी आपको पता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है इसका कहां पर है आपको पता है, मानसरोवर लेक तिब्बत के आसपास है इसका जो है। 3 रिवर्स का मैंने बोला था एक ब्रह्मपुत्र, एक मैंने बोला था इंडस, और एक मैंने बोला था सतलुज, BIS मैंने आपको बोला था, ठीक है, BIS, ठीक है। SBI याद रखना, SBI अगर आपको याद होगा, मैंने बोला भी था उस टाइम जब मैंने आपको SBI याद रखना। S का मतलब सतलुज होता है, B होता है ब्रह्मपुत्र, I होता है इंडस। ऐसे 3 रिवर्स हैं जिनका ओरिजिन इंडिया में नहीं है, उसका इंडिया से बाहर है। मतलब आप समझो कि कहां पर है, चाइना में है, मतलब तिब्बत में है, नियर मानसरोवर लेक या मानसरोवर लेक बोल सकते हो आप। मैंने इंपॉर्टेंट डैम्स भी आपको पढ़ाया था, इसमें पहला राणा प्रताप सागर डैम बिल्ट ऑन रिवर, ये किस रिवर पे, मैंने आपको पढ़ाया था रिवर्स के बारे में, रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज बताया था। और मैंने आपको स्पेशली बताया था कि ये याद रखना किस रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। राणा प्रताप सागर डैम जो है ये किस पे होता है, ये चंबल रिवर पे मैंने आपको पढ़ाया था। जाहलिम पे आपको मैंने बताया था जाहलिम पे कौन सा उरी प्रोजेक्ट है, ठीक है। बीएस पे भी आपको याद रखना है, ठीक है, बीएस कुंद जिसको बोला जाता है, और ठीक है, ये भी मैंने गंगा पे मैंने आपको बोला था गंगा पे क्या है, तो सब कुछ आपको याद रखना है, ये जो है चंबल रिवर। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मैं कल करूंगा, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा एनालिसिस। मैं आधे क्वेश्चंस का एनालिसिस लेकर आऊंगा, कल हम नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे, क्योंकि उसमें साइंस के क्वेश्चंस भी करने में, GS के भी और इकोनॉमिक्स के भी 1-2 दिन एनालिसिस लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और अभी तक अगर आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया, आप ज्वाइन कर लो, आपका फायदा होगा। अगर आप अभी ज्वाइन नहीं करोगे, एग्जाम का माहौल आपको पता ही नहीं चलेगा क्या होगा, वहां पर आप सिली मिस्टेक से गलत करोगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के, एक स्टूडेंट मुझे अभी बोल रहा था कि मुझे 87 आ गए, उसने अपना वो पूरा स्कोर भेजा और बोल रहा मैंने 24 नेगेटिव किए, मैंने गलती की है। तो अब इसका मतलब उसने गलती सीखी है ना, कि मुझे नहीं करना था इससे ऐसे। अगर उसने ये 24 गलत नहीं किया होता, दैट मीन्स 24 गलत का मतलब 5 मार्क्स उसके कम आ गए। वही 5 आप इसको यहाँ से ऐड करो ना, जरा कितना आ गया, उसके 93 मार्क्स आते, और 83 अगर यहाँ से सपोज 90 कट हो गया तो फिर 3 मार्क्स से कम हो गया। वही तो इस नेगेटिव से यहाँ का ड्रॉप किए, तो नेगेटिव से किस तरीके से बचना है वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर होता है, वो आपको पता चलेगा जब आप टेस्ट दे दोगे, टाइम टू टाइम आप उसके एनालिसिस करोगे, मैं एनालिसिस करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।